This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में रेखा मैडम उपस्थित है, उनका स्वागत है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे चाइनीज में अलार्म पॉइंट की, हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मैडम वो ब्लड वाला शुरू कर रहे हैं क्या? अभी समय है। आप 1 बजे तक क्लास है ना? हाँ हाँ चलेगा। मानव शरीर विज्ञान में है ना। ब्लड हम लोगों ने काफी किया था। एनीमिया के बात करना है ना जी। हाँ देखिए, हम लोग एनीमिया को हम लोग अब थोड़ा बहुत समझ चुके हैं कि अगर हीमोग्लोबिन कम होगी तो एनीमिया हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा, जो एरिथ्रोसाइट है वो लेके जा रहा है, तो एरिथ्रोसाइट में परिवर्तन होगा तो एरिथ्रोसाइट की प्रॉब्लम और उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन, दो प्रॉब्लम अगर होगी तो हमको क्या हो जाएगा, हमको एनीमिया हो सकता है। तो अब ये कह रहे हैं कि एरिथ्रोसाइट में इसको मतलब बोलते क्या है, हम बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन की मात्रा 14+1 ग्राम परसेंटेज हो, यानी 100 ml हो तो 13 से लेकर 15 ग्राम होनी चाहिए हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन डिपेंडेंट कई चीजों में हो सकती है, इसलिए ये कह रहे हैं कि आपको एनीमिया में पहले होगा क्या, जो लक्षण दिखा रहे हैं कि मेम्ब्रेन, कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन, कोई भी अंदर की जितनी मेम्ब्रेन होगी वो सब क्या होगी, पीली हो जाएगी, रंगीन हो जाएगी, बाहर चेहरे में आ जाएगी, नाखून में और स्किन में सब आपको लगेगा कि आपको येलोइश तो उतना नहीं होगा लेकिन हल्का सा येलोइश, पीली रंगहीन जिसको बोलेंगे वो पड़ जाएगी। जो आपका ब्लड का जो वो होता है स्कारलेट ब्लड, वो आपको जो त्वचा में, जीवंत त्वचा में वो नहीं होती। तो क्यों नहीं होगा, कारण यह है कि उसकी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। तो क्या होगा, हम कमजोर हो जाएंगे, कहीं चलेंगे तो हमारे हृदय गति में क्योंकि सप्लाई जो है, ऑक्सीजन सप्लाई कम है, तो शरीर जो काम कर रहा है उसको ऑक्सीजन अधिक चाहिए, तो मिल नहीं पा रही है, तो हमेशा आपको धड़कन तेज होगी, क्योंकि उतनी ऑक्सीजन है तो और तेज करना चाहेगा। तो इसलिए 3 कारण क्या है, कारण क्या होगा, एरिथ्रोसाइट की, हम बता रहे हैं कि एरिथ्रोसाइट ही तो लेके जा रहा है, यानी ट्रांसपोर्ट जो कर रहा है उसकी संख्या कम हो जाएगी। अगर कम है तो भी एनीमिया हो जाएगा। यानी बोन मैरो में, बोन एरिथ्रोसाइट बनता कहां पर है, बोन मैरो में, तो बोन मैरो में उसका प्रोडक्शन ही कम हो जाए तो एक तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, कारण कुछ भी हो, कारण भी नहीं कह रहा है। दूसरा क्या है, हीमोग्लोबिन के संश्लेषण हेतु हीमोग्लोबिन के लिए कुछ आवश्यक तत्व चाहिए, जब अगर दोनों मिलाएंगे तो उसमें मालन्यूट्रिशन माने आपको चीजें, आप भोजन ही कम ले रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहा, या जो न्यूट्रिशन चाहिए उसके हिसाब से नहीं ले रहे हैं, मतलब कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना वसा चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, उसके हिसाब से कितना
विटामिन चाहिए, ये सब कम हो रहा है तो माल न्यूट्रिशन एक कर रहा है। और दूसरा एशाइलिया गैस्ट्रिका, ये क्या है, ये बीमारी है, ये स्टमक की बीमारी है, एचसीएल की बीमारी है, और उसमें कुछ ऐसे इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जो इन सब चीजों को बनाने में मदद करते हैं। तो वो प्रॉब्लम आपको एचसीएल में आएगी, वो तो बहुत बाद में लोग इसको लास्ट में बीमारी, अगर नहीं कोई हीमोग्लोबिन कम होता तो ये एशाइलिया गैस्ट्रिका बाद में टेस्ट होता है कि क्या कारण है भाई। आप कहते हैं कि आप बढ़िया खा भी पी रहे हैं तब भी नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब एशाइलिया गैस्ट्रिका तब जो है। दूसरा कारण क्या होगा कि एरिथ्रोसाइट की मृत्यु दर सामान्य से अधिक हो जाए, यानी बन तो रहा है ठीक, बना जितना बनना था वही बना रहा, बोन मैरो कह रहा हम तो बना रहे, तो बना रहे तो मरने की दर बढ़ जाए। अभी क्या था, जनन दर और मृत्यु दर दोनों लगभग समान है, तो जितना प्रोडक्शन हुआ उतने मरे, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, वही बराबर रहा। लेकिन यदि जन्म तो ठीक हो रहा है, मरण दर बढ़ जा रहा है, तो कैसे होगा, क्या होगा, सर्पदंश, सांप काट लेता है तो ये एरिथ्रोसाइट मरने लगते हैं। परजीवी मलेरिया आता है तो ये यही आरबीसी को मारता है। और बेमेल रक्त ट्रांसफ्यूजन, कोई ऐसा ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए जो A+ हो और B+ कर दिया जाए, तो वो भी क्या होगा, क्लॉटिंग हो जाएगी और वो वहां पर जो एरिथ्रोसाइट होंगे वो सब मर जाएंगे। ये बीच बीच जो वो छोटे से कैप्शन दिए हुए हैं वो उसको बीच बीच पढ़ लीजिएगा, पहले से लीजिएगा तो उसको पढ़ने में आसानी रहेगी। दूसरा क्या होगा, असामान्य हीमोग्लोबिन। अब ये कि अब दूसरी प्रॉब्लम आ गई, अभी तो हीमोग्लोबिन कम था या अब हीमोग्लोबिन असामान्य हो जाए। असामान्य मैंने दो चीज कई हो सकती है चीजें, कि उसमें बड़ा तो हो लेकिन कैरिंग कैपेसिटी कम हो, तो ये कारण मिसलिनियस में बोलते हैं इसमें सिकल सेल एनीमिया। मतलब सिकल सेल जो उसमें जो आकार है वही चेंज हो जाए। आकार होने में क्या होगा कि उसमें जो जितना कंटेंट आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। ये सब थैलेसीमिया में होता है। अगर थैलेसीमिया हो जाए तो भी प्रॉब्लम होगी, मतलब मरने लगते हैं अधिक। एप्लास्टिक एनीमिया, ये बेंजीन वगैरह का जो कोई होता है ना कि उसमें आरबीसी डेड हो जाते हैं। ल्यूकेमिया हो जाए, कैंसरस हो जाए, तो उसमें क्या होता है आरबीसी आ जाते हैं बिना मैच्योर हुए, तो बड़े आकार के होते हैं, तो बड़े तो होते हैं, संख्या कम हो जाती है, तो भी करीब भाई अगर इतना बड़ा ले जा रहा है और जगह इतनी है, एक बड़ा कमरा है उसमें छोटे छोटे लोग हैं तो 100 आ सकते हैं, तो बड़े लोग केवल 40 आएंगे, तो 40 तो ले जाएंगे, तो फिर कम हो जाएगा। एनीमिया ऑफ मैलिग्नेंट हो जाए, या एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, शुरुआत में बहुत ब्लड लॉस हो रहा है तो नेचुरली एनीमिया हो जाती है। एनीमिया ऑफ इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन है वो मार दे रहा है आरबीसी को मार रहा है, तो आरबीसी कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो हीमोग्लोबिन असामान्य हीमोग्लोबिन हो सकता है, और इस जो बीमारियों की वजह से आरबीसी और हीमोग्लोबिन, नेचुरली आरबीसी मरेगा तो हीमोग्लोबिन मरेगा, तो इनकी वजह से भी होता है। तीसरा कारण क्या है, आयरन की कमी से। अब ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, यानी भारतवर्ष में अधिकांश एनीमिया का कारण 2 है। क्या 2 है, ये सब तो बता दिया। माल न्यूट्रिशन, इसमें आयरन की कमी होगी, विटामिन की कमी होगी, प्रोटीन की कमी होगी, जो प्रॉपर डाइट है वो नहीं मिल पा रही है। दूसरा क्या है, हुकवर्म इन्फेक्शन। ये क्या होता है, ये परजीवी है, मतलब दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, इनके पास कुछ नहीं है, ये केवल गए और आपके शरीर में आंतों की दीवारों में होगा, जो ब्लड आपने वो किया उसको ब्लड को ये पीते रहे, तो जब यही पी रहे हैं तो जितना बना रहे हैं वो आपके शरीर में जा नहीं रहा है, तो ये भी एक कारण हो जाता है इसका।
कभी कभी अप्रत्याशित रक्तस्राव से अचानक इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों रक्तस्राव हो रहा है तो मालूम नहीं पड़ रहा, तो कभी आयरन की अनियमित मेटाबॉलिज्म कारण आयरन स्प्लीन एकत्र पैंक्रियाज या अंग में एकत्र होने लगता है। तो अब आयरन चाहिए कहाँ? ब्लड में, लेकिन कभी उसका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं हुआ तो क्या हुआ? आयरन कहाँ? स्प्लीन और लीवर और पैंक्रियाज या किसी अंग में एकत्र होने लगेगा। इनको हीमोसिड्रोसिस बोलते हैं। हीमोसिड्रोसिस ये एक बीमारी है कि ये जो आयरन है ये ब्लड में न जा करके उन जगहों पर इकट्ठा हो गया। तो यानी जो जो चाहिए जितना हमको आयरन, क्योंकि आयरन जब तक नहीं होगा, याद करिए हीमोग्लोबिन को आयरन है ना, तो आयरन जाएगा तभी तो वो, तो आयरन कम जा रहा है तो नेचुरली हमको क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। तो हीमोसिड्रोसिस की वजह से हो। तो अगर इसमें रक्त परीक्षण कराएंगे तो क्या परिणाम में निकलेगा ये बताने चाह रहे हैं। रक्त में एरिथ्रोसाइट का आकार घट जाएगा। माइक्रो माइक्रो माने छोटे, साइटिक माने सेल, माइक्रो छोटे से। एरिथ्रोसाइट का आकार घटेगा तो क्या होगा? वो हीमोग्लोबिन ले ही नहीं पा रहे हैं, अभी संख्या उतनी है, आकार घटा हुआ तो क्या करेगा? वो कम ले जाएगा। हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाएगी। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाएगी तो यानी हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो या तो एरिथ्रोसाइट कम हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो, दोनों भी होगा तो भी ये रक्त परीक्षण के परिणाम होंगे, तो भी एनीमिया हो जाएगी। एरिथ्रोसाइट की संख्या सामान्य से कम, जितना चाहिए उससे कम, तो भी प्रॉब्लम होगी। कुछ एरिथ्रोसाइट छिद्रयुक्त होते हैं, पेप्नोटिक सेल, यानी छिद्र है तो उसमें कैसे कैरी करेगा? कैरी नहीं कर पाएगा, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी। कैरी करना चाहिए ना उसको, आपके जो जिसमें सामान जिसमें रखे हुए हैं उसी में छेद है तो कहाँ क्या जाएगा? रोगी यदि अधिक वर्षों से इसी दशा में है तो उसके नाखून नाव आकार के होंगे ना, और उसकी जिह्वा इन्फ्लेम्ड ग्लोसाइटिस होगी, ये उसकी होगी, ये लक्षण मिलेंगे। फिर एक आया, अभी हम लोग देखा था अपरनीशियस एनीमिया। देखिए ये देखिए, इसको पढ़िए, बढ़िया है। 18वीं शताब्दी में इस परनीशियस एनीमिया के रोगी मर जाते थे, तो इनको फैटल, यानी परनीशियस माने फैटल एनीमिया की संज्ञा दे दी गई। फिर 1826 में इसको कारण खोज निकाला गया। क्या कारण निकाला गया? कि जो भी बात बता रहे थे अभी हम लोग बोल रहे थे ना, आमाशय में स्थित ग्रंथियां गैस्ट्रिक जूस स्रावित नहीं करती है। अब गैस्ट्रिक जूस हम लोग मानते हैं HCl, तो वो गैस्ट्रिक जूस अगर स्रावित नहीं कर रही है तो ये एनीमिया विकसित हो जाती थी। इसको एडिशंस एनीमिया बोलते हैं। एडिशन ने इसको निकाला इसलिए उसका एडिशन एनीमिया बोलते हैं, एंड दिस इज नॉट एन परनिशियस एनीमिया। ठीक है, तो यह कारण क्या है कि उसमें ये वाला है कुछ, अगर गैस्ट्रिक जूस में कुछ होते हैं, देखिए अब बता रहे हैं गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर और न्यूरोट्रोपिक फैक्टर, दो चीजें होती हैं। तो इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से, ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर से आते हैं लेकिन बनाएगा शरीर उसको उसमें, तो ये कहाँ होगा? ये आपके HCl में पाया जाएगा। अगर ये फैक्टर कम हुआ तो आपका डाइजेशन जो है, जो आपका प्रॉपर ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये प्रभावित होगा। दूसरा क्या होगा इसकी वजह से? न्यूरोट्रोपिक फैक्टर भी स्रावित होते हैं गैस्ट्रिक जूस में। तो गैस्ट्रिक जूस में कहीं प्रॉब्लम है तो दो चीजें फर्क पड़ेगा। एक तो इंट्रिंसिक फैक्टर घटेगा जिसकी वजह से आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, और दूसरा न्यूरोट्रोपिक माने ब्रेन में, वो ब्रेन के लिए काम होता है, ब्रेन के रिपेयरिंग प्रोसेस में वो काम होता है, मेंटेनेंस के लिए। तो अगर ऐसा हो जाएगा गैस्ट्रिक HCl की जांच में ये पाया जाएगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे बहुत फर्क ये पड़ेगा कि आपको समझदारी में भी कमी आने लगी। ब्रेन का काम यही तो है, समझना, एनालिसिस करना और ऑर्डर देना।
नहीं वो काम कर पाएगा, मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा ठीक से। तो इसमें क्या है, अतः ये रोगी सामान्यतः 3 लक्षण देंगे। एक तो पर्निशियस एनीमिया हो गए, दूसरा एशाइलिया गैस्ट्रिका, ये जो बीमारी की वजह से, और तीसरा सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ नर्व्स, क्यों, नर्व्स प्रभावित हो जाएंगी, मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा ठीक से उनका। टेस्ट कराने तो क्या होगा, लक्षण आएगा देखिए। पहला क्या मिलेगा इसमें, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, यानी एर्थ्रोसाइट, मैक्रो माने बड़े, एर्थ्रोसाइट का आकार सामान्य से बड़ा होगा, लेकिन जो कैपेसिटी होगी हीमोग्लोबिन लेने की वो कम। यानी मैक्रोसाइटिक तो है, बड़ा तो आकार है, लेकिन उसमें जो रखने की जगह है, जो अलमारी है, जो रखने का है हीमोग्लोबिन, वो सामान्य से कम है, उतना नहीं है। अलमारी तो बहुत बढ़िया बना दिया, लेकिन उसमें जो जहां हमको सामान रखना था, पैसा रखना था, वो जगह छोटी हो गई, तो वो हीमोग्लोबिन ये होगा, ये मैक्रोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक। ठीक, दूसरा कुछ न्यूक्लिएटेड एर्थ्रोसाइट होगी। अब न्यूक्लिएटेड हो जाएगा तो क्या होगा, यानी एर्थ्रोसाइट में न्यूक्लियस नहीं होता है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एर्थ्रोसाइट में मैडम, एर्थ्रोसाइट में न्यूक्लियस नहीं होता है। हाँ और कारण यही पढ़ा था कि न्यूक्लियस हो जाएगा तो जगह घेर लेगा, हाँ हीमोग्लोबिन की जगह कम हो जाएगी, और वो जहां जाना चाहिए रक्त वहां जा नहीं पाएगा, तो सप्लाई नहीं हो पाएगी। यानी हाँ न्यूक्लिएटेड, अगर बाय द वे न्यूक्लिएटेड इसलिए कहा था कि जब प्रोडक्शन हो रहा था तो न्यूक्लिएटेड थे, न्यूक्लियस था उसमें, लेकिन जब वो आपके प्रोडक्शन, बोन मैरो के प्रोडक्शन के बाद आपके सिस्टम में आए, यानी रेड ब्लड सिस्टम में आए, तब उसमें न्यूक्लियस नहीं रह गया था, तब वो प्रोसेस से ही खत्म हो गया था। ठीक, लेकिन यहां पर वो प्री मैच्योर कंडीशन में ही आ गए ब्लड सिस्टम में, प्री मैच्योर। तो न्यूक्लिएटेड एर्थ्रोसाइट माने एर्थ्रोसाइट में न्यूक्लियस नहीं पाया गया, तो भाई उसमें नेचुरली हीमोग्लोबिन कम। नॉर्मोक्रोमिक हो जाएगा। हम्म, रक्त में टोटल एर्थ्रोसाइट की संख्या कम होगी, टोटल, और हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम होगी। एर्थ्रोसाइट का बड़ा आकार होने के कारण जीवन काल छोटा होगा, अभी छोटा है, अधिक साल जिंदा रह रहा है, 120 दिन इसका समय है, लेकिन ये बड़ा जो हो जाएगा तो इसका जीवन काल छोटा हो जाएगा, तो क्या होगा, समय से पहले ही मरने लगेगा। तो जो हमारा सिस्टम है, कह रहा था कि भाई इतने साल के होंगे तो उतना प्रोडक्शन हो रहा था, वो तो प्रोडक्शन तो बराबर गति से हो रहा है, लेकिन ये अधिक मरने लगेंगे, हिमोलाइज जिसको होते हैं, इसको हिमोलाइसिस बोलते हैं। हिमोलाइज होंगे तो सीरम बिलिरुबिन का स्तर अधिक हो जाएगा। ये वाली रिपोर्ट आएगी कि सीरम, क्यों, हम लोग देखा था कि जब हिमोलाइज होंगे, ये मरेंगे अधिक, तो सीरम बिलिरुबिन बढ़ने लगेगा, पढ़ा था मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ आरबीसी। बोन मैरो परीक्षण में हाइपरप्लाजिक एक्टिविटी मिलेगी, यानी एक्टिविटी वहां पर बोन मैरो की जो एक्टिविटी थोड़ा वो बड़ी होगी, अब वो जल्दी से बना रहे होंगे, बड़े आकार का बना रहा, हाइपरप्लाजिक एक्टिविटी मिलेगी। और गैस्ट्रिक जूस का जब परीक्षण करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं मिलेगा। ठीक मैडम, यस यस। एक प्लास्टिक एनीमिया है, ये भी पढ़ लीजिए। बोन मैरो में सब बनते हैं। बोन मैरो किन्हीं कारणों से सभी प्रकार की रक्त कणिकाओं का जन्म बंद कर देती है, सभी प्रकार की। कोई कारण क्या है, कारण बता रहे हैं आगे, क्या कारण हो सकता है। कारण यह कि रेडिएशन हो रहा है, आपको
जो हम कहते हैं ना कि रेडिएशन से क्या फर्क पड़ता है, रेडिएशन से बोन मैरो पे प्रभाव पड़ता है, बोन मैरो प्रोडक्शन बंद कर देती है। तो सभी प्रकार की, ना WBC बनेगा, ना RBC बनेगा, ना प्लेटलेट बनेगा। तो विकिरण रेडिएशन जब करती है, तो रेडिएशन जब जो भी करते हैं किसी तरह का रेडिएशन, तो उससे प्रभावित होते हैं ये, बस ये फर्क पड़ता है। इसीलिए बहुत रेडिएशन कहते हैं नहीं कराना चाहिए। एक्सरे में जाते हैं हम लोग तो कहते हैं कि आप बाहर रहिए, जिसका होना है वही जाएगा, याद करिए, बोलते हैं ना एक्सरे वाली मशीन के पास कि आप मत जाइए, क्योंकि रेडिएशन है तो वो थोड़ा सा बोन मैरो को प्रभावित कर रही है। दूसरा बेंजीन विषीकरण, बेंजीन टॉक्सिसिटी, ये क्या होता है, जो फैक्ट्रीज होते हैं रबर की है, गोंद की, तो इनको उनका यूज करते हैं, तो उसके उससे जो भाई स्किन से कहीं आप छू गया कोई हुआ, स्किन में क्या पावर है, एब्जॉर्प्शन पावर भी तो है। तेल मालिश करते तो अंदर जाता है ना, तो यानी अगर बेंजीन टॉक्सिसिटी होने लगी तो उसकी वजह से भी ये आपको हो जाता है, ये एप्लास्टिक एनीमिया है। तीसरा क्या है, दवाओं का विषीकरण, ये तो दवाएं हम लोग कान में डालते हैं कहीं, क्लोरेम्फेनिकॉल या गोल्ड कंपाउंड, ये दो आप देखिएगा किसी दवा में, कान वाली दवा क्लोरेम्फेनिकॉल लिखा हुआ, तो ये दवाओं का इनमें जो यूज करते हैं तो अधिक यूज नहीं करना, ये उसका अर्थ है। इन रोगियों को लगातार बुखार बना रहेगा, टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम का माध्यम रक्त है, तो वो घट रही है, तो टेम्परेचर इसका लगातार बुखार बना रहेगा, कोई बैलेंस नहीं हो पाएगा, और रक्त कणिकाओं की कमी के कारण ओरल कैविटी और फेरिंक्स में अल्सर हो जाएंगे। तो रक्त परीक्षण में क्या मिलेगा, साइटोपिनिया, ये साइटोपिनिया माने सेल कम, साइटोपिनिया हमेशा, साइट माने सेल, पीनिया हमेशा कम है, ठीक है, कम, पीनिया माने कम, तो पैन साइटोपिनिया, तो साइटो माने होता है सेल और पीनिया का अर्थ होता है हमेशा कम, तो यानी सभी प्रकार के रक्त कणिकाओं की संख्या सामान्य से कम हो जाएगी, बोन मैरो प्रभावित हो रही है। मैक्रोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक फिर वही लिखा था उसमें, मैक्रो माने बड़े आकार का होगा, लेकिन नॉर्मोक्रोमिक हीमोग्लोबिन का जगह कम होगी। थ्रोम्बोसाइट की संख्या सामान्य से कम, थ्रोम्बोसाइट क्या है, प्लेटलेट, उनकी संख्या कम, और बोन मैरो हाइपोप्लाजिक होगी, बोन मैरो हाइपोप्लाजिक माने कम एक्टिविटी उसमें हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बेचारी खुद ही रोगी हो गई है, तो वो नहीं काम कर पा रही है, नहीं कहते नहीं आप, हम खुद बीमार हैं और उसी को बनाना है, तो उसका मदर बीमार है, खाना नहीं बन पा रहा है, वही चीज है यहाँ पे है। थोड़ा सा और ले लेते हैं जितना कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे आगे फिर रोकेंगे, फिर उसमें आ जाएंगे। अब ये देखिए, ल्यूकोसाइट, ल्यूको माने होता है मैडम सफेद, ल्यूको माने सफेद, सेल माने साइट माने सेल, यानी जो सफेद रंग के होते हैं उनको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ठीक है, हम लोग उसको WBC बोल देते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस। तो जन्म स्थान इनका देखिएगा, इनको देखिए, ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण सभी है। एक खाना बना रहा है, कौन खाना बना रहा है, वो बना रहा है, खाना बनाने के लिए कौन है, माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया में एनर्जी बना रहा है, एनर्जी ही आपको चलने फिरने दौड़ने कूदने सबके काम देती है, तो कौन बना रहा है, RBC हीमोग्लोबिन को लेके गया। दूसरा भाई, अब घर है हमारा, तो घर में सुरक्षा नहीं रखेंगे, कोई चोर बदमाश उचक्का आ जाए तो नहीं रखेंगे, तो उसके लिए हमारे ल्यूकोसाइट है। बोन मैरो में इनका जन्म है, और शरीर में फैले लिम्फेटिक नोड्स वहां भी हैं, ये बैठे हुए हैं, वहां भी काम कर रहे हैं, वहां भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो दो स्थान है, बोन मैरो मेन, बोन मैरो सभी का है, और ये ल्यूकोसाइट लिम्फेटिक नोड्स में भी है, ये मोबाइल सिक्योरिटी गार्ड्स है। मैक्रो, ये दुश्मन, जो दुश्मन आता है बाहर सा, जिसको एंटीजन हम बोलते हैं, एंटीजन होता है जो बाहर फॉरेन का कोई भी एंटीजन, और हम उसके बनाते हैं एंटीबॉडी,
एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडी बनती है। तो ये क्या करते हैं, जो दुश्मन होते हैं, छोटे छोटे वायरस होगा, जीवाणु होगा, उन सबको फैगोसाइटोसिस इसको बोलते हैं। फैगोसाइट्स होते हैं हमारे, माने हमारे सिपाहियों के नाम। अलग अलग सिपाही हर जगह है, जैसे पुलिस में कह देते हैं, कहीं आप कह देते हैं कि सीआरपीएफ है, कहीं बीएसएफ है, कहीं कमांडो है, कहीं ब्लैक हेड कमांडो है, इसे बोलते हैं ना नाम, वैसे नाम है इनके, लेकिन सब का काम वही है, मारना। फैगोसाइटोसिस यानी उसको मार देते हैं। उस सिस्टम अलग होता है, यूं पहले यूं जाते हैं छिपकली जैसे, देखिए फिर यूं यूं ये आकार यूं ऐसे बना हुआ है। इन्होंने देखा कि आगे वो है ऐसे ऐसे, उसको आगे बढ़े, आकार बढ़ाया अपना ये वाला, उसको अपने अंदर लिया और उसको अंदर समेट दिया, अंदर मार डाला। इस तरह मारते हैं, तो फैगोसाइटोसिस कहते हैं। इनके 5 प्रकार हैं। तो ये हमारा कौन है, मोबाइल सिक्योरिटी गार्ड यही है, पुलिस, सेना, जो भी कह लीजिए यही है। तो पहला नंबर न्यूट्रोफिल है, पैदल सेना सबसे अधिक होती है। पैदल सेना याद करिए, पैदल सेना सबसे अधिक होती है। तो पैदल सेना है ये हमारी। तो ये ल्यूकोसाइट, पूरे ल्यूकोसाइट की संख्या में 50 से 70% सबसे अधिक यही होती है। पैदल सेना है तो 50 से 70% होगी। इसके साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म माने जो अंदर प्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म माने जो अंदर जेलीनुमा पदार्थ होता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो में 3 से 5 लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं। इसमें न्यूक्लियस होते हैं, क्या होते हैं, लोब्ड न्यूक्लियस। वहां न्यूक्लियस नहीं था आरबीसी में, यहाँ क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यहाँ है। क्यों, यहाँ तो उसको काम करना है, उसको तय करना है कि भाई मारे कि न मारे, कहाँ मारे, कैसे मारे, करना ना। तो यहाँ न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस माने प्राण, न्यूक्लियस माने ब्रेन, न्यूक्लियस माने स्वामी, न्यूक्लियस माने मालिक। न्यूक्लियस हो गया लोब न्यूक्लियस। 3 से 5 होते हैं। महीन बालू की भांति ग्रेन्युअल्स होते हैं, जैसे बालू होते हैं तो ग्रेन्युअल्स। तो यानी तो ये जो ग्रेन्युअल्स है, तो आगे चल के हम लोग कह देंगे कि ग्रेनुलोसाइट है। क्या बोल देंगे, ग्रेनुलोसाइट। ग्रेन्युअल्स है इसलिए ग्रेनुलोसाइट बोल, नाम इजी से इनको बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट। क्यों, ग्रेन्युअल्स है इसलिए साइट बोल दिया, ग्रेन्युअल्स है। इन ग्रेन्युअल्स में क्या होते हैं, लाइजोसोम। लाइजोसोम हमने पढ़ा था वहां, जब हम लोग उसकी बता रहे थे सेल, हमने कहा था लाइजोसोम कोई भी आएगा सेल में तो उसको जीवाणु को मार देंगे, तो लाइजोसोम होगा, यही मारते हैं। ये क्या, जो सूक्ष्म जीवाणुओं को पचाकर नष्ट कर देते हैं, खा जाते हैं। रक्त में इनका प्रतिशत सेल अब क्यों बढ़ेगा, सेलुलाइटिस, इम्पाइमा और अत्यधिक रक्तस्राव में बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, ये सेलुलाइटिस कोई आइटिस माने एक्यूट बीमारी है, सेलुलाइटिस शायद स्किन की शायद होती है, स्किन। इम्पाइमा लंग्स की हो सकती है, और अत्यधिक रक्तस्राव। 3 कंडीशन में इनकी बढ़ जाए। क्यों, सबसे पहले बेचारे यही दौड़ते हैं, कोई बीमारी आई तो पहले यही दौड़ते हैं मारने के लिए, यही मारते हैं, इनका काम है। ठीक है, तो पैदल सेना है, याद करिए, पैदल सेना सबसे पहले भागती है। पैदल। टाइफाइड, मीजल्स और इन्फ्लुएंजा, ये और बड़े खतरनाक है। तो टाइफाइड आया, मीजल्स आया, इन्फ्लुएंजा आया, तो ये बेचारे क्या हुआ, ये लड़ते लड़ते शहीद हो गए, तो इनकी संख्या घट जाएगी। ये 50 से 70% हुए। कोई ऐसी बीमारी आ गई तो इन्होंने देखा कि वो है, कमजोर है, तो ये अपनी संख्या बढ़ा लिए, तो इनकी संख्या बढ़ गई और उसको मार दिए। लेकिन टाइफाइड पहले तो इनकी बढ़ेगी, टाइफाइड आएगा तो ही बढ़ेगी पहले इनकी, मीजल्स में सब में बढ़ेगी इनको। लेकिन जब ये 2-4-10 दिन उनसे लड़ लेंगे तो इनकी संख्या घट जाए, क्योंकि वो ताकतवर है। टाइफाइड, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा तीनों ताकतवर हैं, तो उनके जो रोगाणु हैं वो ताकतवर हैं, तो वो उनसे लड़ने में ये शहीद हो जाएंगे। अब जब शहीद हो गए तो इनकी संख्या घटेगी, हो जाएगी ना, बोलिए। यस, संख्या घट जाएगी। हाँ। इनका जीवन काल 13 से 16 दिन है।
का आकार 8 से 12 छोटे है, छोटा है। ये न्यूट्रोफिल हुआ। इसमें नाम देखिए, फिल लिखा हुआ है ना मैडम, हाँ जी। फिल है। ये भी स्नोफिल है, अभी ये फिल चल रहे हैं, फिल वाले स्नोफिल। ये भी पैदल सेना के हैं, वो भी पैदल सेना, ये पैदल सेना, लेकिन इनका काम दूसरा है। इनको कहा जाता है कि एलर्जी कोई हो रही हो तो अपनी संख्या बढ़ाइए। एलर्जी कहाँ कहाँ हो सकती है? गले में, जो भी नाक और मुंह दो ही तो है हमारी। नाक और मुंह, नाक से सांस लेते हैं तो वायु के द्वारा आ सकती है, और मुंह से जो भोजन ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, उसके माध्यम से आ सकते हैं। तो दोनों जहां पर कोई एलर्जेंट आएगा, वहां पर वो कोई टॉक्सिन देगा, तो वो उस टॉक्सिन जो फेंकेगा, उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये अपनी संख्या बढ़ा देंगे, भाग जाएंगे। तो इनका स्नोफिल बढ़ जाने का अर्थ स्नोफिलिया नहीं होता। स्नोफिल बढ़ जाने का अर्थ स्नोफिलिया नहीं होता, क्योंकि तो बढ़ेगा। ब्रोंकल अस्थमा आ गया, बढ़ेगा। आंतों में वार्म्स आएगा तो बढ़ेगा, क्योंकि ये नेचुरली हम मारना है इनको, तो ये अपनी संख्या बढ़ा देते हैं। तो इसलिए ये श्वसन तंत्र में और पाचन तंत्र में होते हैं। ये नॉर्मली केवल 2 तंत्रों में है, नाक और मुंह, डाइजेस्टिव सिस्टम और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ मौजूद है स्नोफिल। तो ऐसा नहीं कि स्नोफिल बढ़ने का मतलब, ये स्नोफिल मतलब बढ़ने का मतलब कि टॉक्सिन आया हुआ, उसको मारने के लिए ये तैयारी कर रहे हैं। सामान्यतः रक्त में इनकी संख्या, सामान्यतः रक्त में इनकी संख्या 2-3%, 2-3, ये बहुत कम होते, छोटे कम है, 50-70 है, ये 2-3 है। ये गोलाकार 10 से 14, उससे बड़े हैं, वो 8-12 थे, और ये 10 से 14 माइक्रोन है ना। तो ये जो है उसकी संख्या बड़ी है। इनके साइटोप्लाज्म में 2 लोब्ड, वहां 3 से 5 थे, यहाँ 2। यहाँ न्यूक्लियस संख्या घट गई, वहां न्यूक्लियस संख्या अधिक थी, यहाँ न्यूक्लियस संख्या घट गई। और मोटी बालू, वहां बालू, महीन बालू था, यहाँ मोटी बालू आ गई। जिनमें क्या होता है, इन्हीं ग्रेन्यूल्स में क्या होता है, डिटॉक्सिफाई करने वाले एंजाइम होते हैं मारने के लिए, ताकि उनको मार दिया जाए। तो इसलिए इनके मोटी बालू के जो ग्रेन्यूल्स हैं, उन्हीं में डिटॉक्सिफाई करने वाले एंजाइम माने हमारा वही प्रोटीन का बना हुआ है, और वो मारने के लिए। तीसरा हमारा बेसोफिल। अभी ये भी देखिए ग्रेन्यूल्स है, तो भी ग्रेन्युलोसाइट है। बेसोफिल तो तीनों, इसमें तीनों में फिल लिखा हुआ है, और तीनों फिल है, और तीनों ग्रेन्युलोसाइट है। तो रक्त में सकल ल्यूकोसाइट संख्या के मात्र 0.5 to 1, बहुत कम बेसोफिल। इनका साइज बढ़ा हुआ है, बेसोफिल का साइज उससे बढ़ा हुआ है, साइज बढ़ रहा है तीनों का, पहले से दूसरा बढ़ा, तीसरा बढ़ा, लेकिन संख्या घट गई। वो 50-70, वो बेचारे 2-3, ये 1%। इनके साइटोप्लाज्म में एक किडनी का आकार का न्यूक्लियस, बस एक न्यूक्लियस, वहां 2-3 थे, वहां 3 से 5 थे। तो यहां पर न्यूक्लियस एक, और मोटे ग्रेनुल की मात्रा बढ़ गई, मतलब मोटापन बढ़ गया। इनमें क्या होगा, दो तत्व होंगे, हिपेरिन और हिस्टामिन। हिपेरिन और हिस्टामिन तत्व पाए जाते हैं। इनकी संख्या घायल ऊतकों की रिपेयरिंग काल, ये क्या करते हैं, जो घायल होते हैं टिश्यू, उनको रिपेयर करते हैं। हिपेरिन, हिस्टामिन, ये दोनों रिपेयरिंग के लिए आते हैं। तो ये तीनों क्या काम करते हैं, रिपेयरिंग, यानी बीमारी खत्म हो गई तो भी रिपेयरिंग चल रही है, तो ये बेसोफिल तब भी अधिक पाए जाएंगे जब आप ठीक हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मैडम बेसोफिल तक हमारा ये तीनों क्या है, साइट है, ग्रेन्यूल्स है, इसलिए ग्रेनुलोसाइट है। इनमें सब में फिल लिखा हुआ है, याद रखिएगा। अब जो आगे आएगा वो मोनोसाइट लिखा हुआ है, उसमें फिल लिखा ही नहीं है। तो अब जो आएगा वो
ए ग्रेनुलोसाइट आएगा, ए माने नहीं, और उसमें ग्रेनुल्स नहीं होंगे और वो साइट कहलाएगा। यहाँ पर फिल कहलाएगा, तो फिल है उसमें ग्रेनुल्स है, साइट है उसमें ग्रेनुल्स नहीं है। तो दो हमारे और रह गए हैं जिन पे हम लोग बात करेंगे। तो हम पर बीच को रोकते हैं। ओके। और खेमका सर के सपनों को साकार करने के लिए हम लोग जो ज्ञान हमारे पास अर्जित है उसको हम लोग कोशिश करेंगे ट्रांसफर करने की, ताकि पीड़ित मानवता की रक्षा हो सके। और खेमका सर को याद करते हैं उन्हीं के शब्दों में, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी 2 मिनट का ब्रेक देते हैं और फिर हम लोग फिर आते हैं।